नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में मध्यकालीन प्रशासन अर्थात राजपूत प्रशासन के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। शासक वर्ग। मध्ययुगीन राजपूताना के नरेश छोटी से छोटी इकाई के राजा होते हुए भी अपने आप को प्रभुता संपन्न शासक मानते थे। इसी भावना से प्रेरित होकर वे महाराजाधिराज, राजराजेश्वर, नरपेंद्र आदि विरुद्ध उपाधियों को धारण करते थे। अपने वंशीय महत्व से शासक अपने राज्य के सर्वा थे। राज्य का शासन, न्याय वितरण, उच्च पदों पर नियुक्ति, दंड, सैन्य संचालन, संधि, आदेश आदि के सूत्र का संपूर्ण आधार इनके व्यक्तित्व में निहित था। धर्म की रक्षा करने और प्रजा के पालन का उत्तरदायित्व तो इनके कंधों पर था। इन कार्यों से उन्हें सतत उद्बोधित करने के लिए उनकी प्रजा प्राय उन्हें धर्मावतार तथा माई बाप कहती थी। देश की रक्षा का भार उनके ऊपर होने से विशेष रूप से उन्हें खुमान पद से विभूषित किया जाता था। सभी प्रकार की शक्ति उनमें निहित होने से वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। अलबत्ता सामंतों ने कभी कभी राज्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप भी किया, जैसा कि प्रताप के संबंध में सर्वविदित है। नरेशों का सर्वाधिकार होने से उनके द्वारा सम्मानित रानियां भी बड़ी प्रभावशील होती थी। वे भी राज्य कार्य में भाग लेती थी और विशेष रूप से युद्ध के अवसर पर अपने पति और परिवार के लिए प्रेरणा की स्रोत बनती। अवसर आने पर विशेष रूप से अपने पुत्र के अल्पवयस्क होने पर माताएं राज्य का कार्य संभालती थी। हंसाबाई, कर्मवती और भटियाणी रानी के उदाहरण सर्वविदित है। मध्ययुगीन शासक अपने पूर्वजों की भांति धर्म सहिष्णु भी होते थे। विशेषतः शैव, शाक्त अथवा वैष्णव होते हुए भी इतर धर्मावलंबियों के प्रति इनकी नीति धर्म सहिष्णु होती थी। जोधपुर की हवाला बइयों तथा जयपुर के शाह हजूर के उल्लेखों से स्पष्ट है कि राजस्थान के नरेश जिस प्रकार हिंदू धर्मावलंबी साधु और संतों का सम्मान करते थे, उसी प्रकार वे काजियों, मौलवियों, दादूपंथियों, खाकियों, नानकसाइयों आदि के प्रति उदार थे। राजस्थान में मुगल विरोध काल में भी मुसलमानों पर अत्याचार होने के उल्लेख नहीं मिलते। इस काल के शासक केवल शांति स्थापना और देश रक्षा तथा प्रजा पालन को ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझते थे। वे अपने राज्य की सर्वोन्मुखी समग्र उन्नति में भी रुचि रख लेते थे। वे साहित्य, कला, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि की उन्नति में लगे रहते थे। बाद में जब राजपूताना के शासक मुगलों के अधीन हो गए तो उनके अधिकारों, कार्यों आदि में काफी परिवर्तन हो गया। राजपूत शासक वर्ग एवं मुगलों के मध्य औपचारिक भाषा में संवाद कायम हुआ, जो आपसी पत्र विवाह द्वारा होता था। कुछ ऐसे ही राजकीय स्तर के आदेश पत्र निम्नलिखित थे। शासक वर्ग से संबंधित राजकीय आदेश जैसे फरमान मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश होते थे। कभी ये सार्वजनिक तो कभी विशेष रूप से मनसबदारों के लिए होते थे। परवाना महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जो आदेश जारी किया जाता था वे परवाना कहलाता था। निशान बादशाह के परिवार के किसी सदस्य द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जो आदेश जारी किए गए वे निशान कहलाए। अर्जदास्त एक प्रकार का लिखित प्रार्थना पत्र होता था जो कि राजपूत राजाओं द्वारा सम्राट तथा शहजादों की सेवा में प्रेरित किया जाता था। खतूत महाराजगान व एहिल कारान इस
इनके द्वारा देशी शासकों, मराठों, पिंडारियों, मुगल दरबार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ शासन संबंधी पत्र व्यवहार हुआ करता था। खरीता, एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था वे खरीता कहलाता था। मंसूर, ये एक प्रकार का शाही आदेश होता था जो कि बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था। उत्तराधिकार युद्ध 1658 ईस्वी में के समय शाहजादा औरंगजेब ने अपने हस्ताक्षरित शाही आदेश जारी किए, वही मंसूर कहलाए। रुक्का, राज्य के उत्तराधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहा जाता था। वकील रिपोर्ट्स, मनसबदार, जागीरदार एवं अन्य सरदार मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, जिनको वकील कहा जाता था। वे अपने रियासती स्वामी से संबंधित खबरों का संकलन कर दरबार की गतिविधियां अपनी रियासत को भेजा करते थे। उनके द्वारा भेजी गई सूचनाओं को वकील रिपोर्ट कहा जाता था। वाक्या, इसके तहत बादशाह या राजा की व्यक्तिगत एवं राजकार्य संबंधी गतिविधियां तथा राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्म व्यवहार, शिष्टाचार आदि का वर्णन दर्ज किया जाता था। सनद, एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल सम्राट अपने अधीनस्थ राजा की जागीर प्रदान करता था। मंत्रिवर्ग, सर्वोपरि राजसत्तात्मक शासन में भी राजपूताना में मंत्रिमंडल के उल्लेख मिलते हैं जिसकी नियुक्ति स्वयं शासक करता था। वे ये कभी वंशानुक्रम से आने वाले सदस्यों से बनता था और कभी इनमें नई नियुक्तियां भी होती थी। पूर्व मध्यकाल में सारनेश्वर शिलालेख से विदित होता है कि मेवाड़ में आमत्य मुख्यमंत्री, संधि विग्रह युद्ध और संधि का मंत्री, अक्सपटलिक पुरालेख मंत्री, वंदीपति यानी मुख्य दूक, भिस्गादिराज यानी मुख्य वेद आदि मंत्रिमंडल के सदस्य थे। प्रधान, मुगलों के आगमन से तथा उनके साथ संधि होने या उनके दरबार के संपर्क में आने से मध्यकालीन शासन में कुछ परिवर्तन आए और विशेष रूप से कुछ नए पदों का सृजन हुआ तथा पुराने पदों को मुगल ढंग से कहा जाने लगा। प्रधान पद राजा के से दूसरी श्रेणी में था जो शासन, सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में उनकी सहायता करता था। प्रधान को मुख्यमंत्री या मंत्री परवर कहते थे। मारवाड़ तथा अन्य राज्यों में भूमि अनुदानों पर प्रधान के हस्ताक्षर होना आवश्यक था। एक अच्छे प्रधान के लिए एक अच्छा प्रशासक और चतुर दरबारी होना आवश्यक था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। कोटा और बूंदी में दीवान, मेवाड़, मारवाड़ और जैसलमेर में प्रधान और बीकानेर में मुख्तियार कहते थे। मेवाड़ में सलुम्बर के रावत को प्रधान का पद वंशानुगत प्राप्त था जिसे भांजगढ़ कहते थे। दीवान, दीवान मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। जहाँ प्रधान नहीं होते थे, दीवान प्रधान का कार्य भी करते थे। इस पदाधिकारी के कामों में मुख्य रूप से आर्थिक कार्य, कोष और कर संग्रह के कार्य थे। इनके नीचे कई कारखाने, जात के दरोगा, रोकड़िया, मुंशी, पोतदार आदि होते थे। राज्य में नियुक्तियां, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि संबंधी निर्णय उसकी सम्मति के बिना नहीं लिए जाते थे। उसकी स्वतंत्र मोहर होती थी जिस पर उसका नाम खोदा जाता था। राजा की अनुपस्थिति में जब राज्य प्रशासन की बागडोर दीवान के हाथों में रहती थी तब उसे देश दीवान कहा जाता था। प्रधान या दीवान सारे प्रशासकीय विभागों के कार्यों पर निगाह रखता था। सभी विभागों की आमद व खर्च का हिसाब, परगनों के राजस्व संबंधी कागजात, बख्शी के महकमे के कागजात, परगनों में नियुक्त आमिलों व फौजदारों की रिपोर्ट्स उसके पास पहुंचती थी।
उसके दफ्तर दीवान हजूरी में सब कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। वह इन कागजातों के आधार पर राजा को राज्य की स्थिति से अवगत कराता था। इसके दफ्तर में एक महकमा बाकियात भी होता था, जो परगनों के अफसरों को राजस्व की दरें बकाया की वसूली, परगनों के खजाने की जमा, खजाना हजूरी में भेजी जाने वाली रकम आदि के बारे में दिशा निर्देश भेजता था। बख्शी प्रमुख रूप से सैन्य विभाग का अध्यक्ष होने के नाते सेना के वेतन, रसद, सैनिकों के प्रशिक्षण, भर्ती, अनुशासन आदि को देखता था। युद्ध में घायल सैनिकों व पशुओं के उपचार एवं उनकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। वे सैनिकों का वेतन भी निश्चित करता था। वेतन संबंधी पत्र उसके विभाग से प्रधान या दीवान के कार्यालय में जाते थे। उसके निकट सहायक अधिकारी नायक बख्शी कहलाते थे। खबरनवीस और किलेदार भी इसके अधीन होते थे। इसे कई कई फौज बख्शी भी कहते थे। बख्शी को उसके कार्यों में बख्शी जागीर, बख्शी देश व बख्शी परगना सहायता करते थे। मुशरिफ, जखीरा, दरोगा, तोपखाना, तहसीलदार, जखीरा आदि उसके मातहत होते थे, किंतु बख्शी प्रधान सेनापति नहीं होता था। ये दायित्व तो शासक स्वयं निभाता था। खाने सामा वैसे तो वह दीवान के अधीन होता था, परंतु राज परिवार के अधिक निकट होने से वे सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति समझा जाता था। उसके सुपुर्द उसके सुपुर्द निर्माण कार्य, वस्तुओं का क्रय, राज के विभागों के सामान की खरीद और संग्रह भी होते थे। राज राज दरबार तथा राजप्रसाद से संबंधित सभी व्यक्तियों और कार्यों से उनका संबंध होता था। नेक्स्ट है कोतवाल। जन सुरक्षा और शांति संबंधी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल का उल्लेख मिलता है। उसके मुख्य कार्य चोरी डकैती का पता लगाना, वस्तुओं के दामों को निर्धारित करना, नाप तोल पर नियंत्रण रखना, चौकसी का प्रबंध करवाना, मार्गों की देखभाल करना, साधारण झगड़े निपटाना आदि थे। मुगल कोतवाल के कार्यों में और राजस्थान में कोतवाल के कार्यों में बहुत समानता थी। राज्यों की राजधानियों व परगनों के बड़े कस्बों में कोतवाल नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कोतवाल का प्रमुख दायित्व नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। खजांची राज्यों में खजांची होते थे, जो कोष रखने और रुपये जमा करने और व्यय करने का ब्यौरा रखते थे। उसका ईमानदार और विवेकी होना गुण समझा जाता था। मेवाड़ में इस अधिकारी को कोषपति कहा जाता था। मितव्ययिता खजांची का आवश्यक गुण था, ताकि वे खजाने में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट है जोड़ीदार। ये महलों की सुरक्षा, देख रेख व निरीक्षण का कार्य करने वाला अधिकारी था। मुत्सद्दी राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाला अधिकारी मुत्सद्दी कहलाता था। अन्य विभागीय अध्यक्ष उपयुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त छोटे मोटे विभाग होते थे, जिनके अधिकारी अपने विभाग के कार्यों से जाने जाते थे। उदाहरणार्थ दरोगा एक डाक चौकी डाक प्रबंधक रखता था। दरोगा सायर दान वसूली करता था। मुशर्रिफ अर्थ विभाग का सचिव होता था। वाकया नवी सूचना भेजने के विभाग पर था। दरोगा आबदार खाना पानी का दरोगा था। दरोगा फरास खाना फरास खाना
सामान के विभाग का अध्यक्ष था। दरोगा या नक्कार खाना बाजे और नगाड़ों के विभाग के ऊपर था। इनके अतिरिक्त जवार खाना, शिकार खाना, दारू खाना, स्तबल, गौशाला, रसोड़ा आदि पर भी अलग अलग विभाग के अधिकारी होते थे। सामंत वर्ग, शासकों का महत्वपूर्ण सहयोगी वर्ग सामंतों का होता था, जो या तो शासक की वंश प्रणाली का होता था या दूसरे प्रांत से आकर उनके साथ मिलकर रहता था। जब राज्य पर आपत्ति आती थी तो वे अपने अनुयायियों सहित राज्य के लिए मर मिटने को उद्यत रहते थे। वार्षिक कर देकर वे राजकीय कोष की पूर्ति भी करते। कार्य के तथा अधिकार के विचार से वे राज्य के कार्यों में बाधक दिखाई देते थे। निर्बल शासकों के समय इस प्रकार की स्थिति की अधिक संभावना रहती थी। परगने का प्रशासन, पहले केंद्रीय प्रशासन, फिर राज्य का प्रशासन, फिर बाद में परगने का प्रशासन। राज्य से नीचे की छोटी इकाई परगना होती थी। मध्यकाल में राज्य में छोटी इकाइयाँ होती थी जिन्हें ग्राम, मंडल, दुर्ग आदि कहते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामिक, मंडल का मंडलपति पीत और दुर्ग का दुर्गाधिपति तथा तलराक्ष होता था। मारवाड़ में भी शेरशाह के प्रभाव से सिक्कों की इकाई का प्रचलन दिखाई देता है। मारवाड़ में भाटी गोविंदास ने मारवाड़ में परगना शासन को मुगल डंक पर कर दिया था। प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को परगनों में बांटा जा गया था। प्रत्येक परगने में 20 या इससे भी अधिक मौजे गांव होते थे। जयपुर राज्य में परगना अधिकारियों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में अमील आते थे। दूसरी श्रेणी में फौजदार, नायब फौजदार, कोतवाल, खुफिया निवास, पोतदार, तहसीलदार, मुशर्रिफ, आबरचा, रवीन, नवीस, दरोगा, सतायत आदि होते थे। तीसरी श्रेणी में दुकान महीनदार आते थे, जिनमें हाजरी नवीस, चौबदार, निशानवदार, दफतरबंद, दफ्तरी आदि होते थे। रोजिंदारों में साधारण मजदूर व नौकर आते थे, इन्हें वेतन प्रतिदिन मिलता था। आमिल ये परगने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था तथा परगने में इसे सर्वाधिक वेतन मिलता था। आमिल का मुख्य कार्य परगनों में राजस्व की वसूली करना था। भूमि राजस्व की दरें लागू करने में वसूली में अमीन कानूनगो, पटेल, पटवारी, चौधरी आदि उसकी सहायता करते थे। आमिल के अन्य कार्यों में किसानों के हितों का ध्यान रखना, परगने में कृषि को बढ़ावा देना, सूखा पड़ने पर तकाबी ऋण बांटना आदि थे। हाकिम, सभी शासकीय तथा न्याय संबंधी कार्यों के लिए हाकिम परगने का सर्वेसर्वा था, जो सीधा महाराजा द्वारा नियुक्त या पदच्युत किया जाता था। फौजदार, परगने का दूसरा उच्च अधिकारी फौजदार होता था, जो पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था तथा ये परगने की सीमा की सुरक्षा का प्रबंध करता था। वे अमलगुजार, अमीन तथा आमिल को राजस्व वसूल करने के संबंध में सहायता पहुंचाता था। उसके नीचे कई थानों के थानेदार रहते थे, जो चोर और डाकुओं का पता लगाते थे या उनकी निगरानी रखते थे। संगीन डकैती पड़ने पर फौजदार और कभी कभी ठाकुर स्वयं सवारों के साथ डाकुओं के विरुद्ध अभियान में जाते थे। मारवाड़ में इसे बाहर चढ़ना कहते थे। ओहदेदार, कई बड़े परगनों में एक ओहदेदार भी होता था, जो हाकिम को शासन में सहायता पहुंचाता था। इन अधिकारियों के सहयोगी सिकदार, कानूनगो, खजांची, सैन्य आदि होते थे, जो वेतनिक तथा फसली अनाज के एवज में राजकीय सेवा करते थे। खुफिया नवीस, ये परगने की रिपोर्ट दीवान के पास भेजता था।
परगने का खजांची पोतदार होता था, जो परगना खजाने में आमदन व खर्च का हिसाब रखता था। गांव का प्रशासन। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। उस समय गांव प्रशासनिक रूप से मौजे कहलाते थे। मौजे दो प्रकार के होते थे, एक असली पेले के व दाखिली सबसे नए बसे मौजे। पूर्व मध्यकालीन युग में ग्रामीण गांव या ग्राम समूह का मुखिया होता था। धीरे धीरे ग्रामीण को पटवारी की संज्ञा दी गई, क्योंकि वह भूमि संबंधी पत्रों को रखता था और उनके अनुसार राजस्व इकट्ठा करता था। इनके अन्य सहयोगी भी होते थे, जिन्हें कनवारी यानी खेत के रक्षक, दफेदार यानी राज्य का लेखा जोखा रखने वाला, तनोटी, तलवाटी यानी जो उपज को तोलता था, शहंशाह यानी प्रबंधक, चौकीदार आदि कहते थे। मेवाड़ में जिस गांव में राजपूत अधिक होते थे, वहां उसे गाड़ा जा भील में मीणों को अधिक आबादी होती थी। गमेती और जिस गांव में महाजनों की बस्ती रहती थी, उसे पटवारी कहा जाता था। वहाँ उसे पटवारी कहा जाता था। गांव की स्थानीय व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत होती थी, जिसमें गांव का मुखिया तथा गांव के सयाने व्यक्ति रहते थे। ये लोग मिलकर न्याय करना, झगड़े निपटाना, धार्मिक और सामाजिक विषयों पर विचार करना आदि कार्यों को संपादित करते थे। इन संस्थाओं राज्य के कर्मचारियों के बीच ऐसा तारतम्य रहता था कि वे एक दूसरे के स्वायत्त शासन का स्वरूप स्वायत्त शासन के निम्न रूप में प्रचलित है। नंबर 1 है संघ। जैन ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि राजस्थान के गांवों तथा कस्बों के में संघ नाम की एक संस्था होती थी, जिसकी सदस्यता तद संबंधी गांव के कुछ एक सयाने व्यक्ति करते थे। संघ का मुख्य कार्य ये रहता था कि वे धार्मिक उत्सवों, पर्वों, प्रवचनों, धर्म यात्राओं और संघों के कार्यक्रमों तथा धार्मिक संस्थाओं के संबंध में निर्णय लेता था और उनकी उचित व्यवस्था करे। संघ का प्रमुख संघपति कहलाता था। गोष्ठी। इनका कार्य किसी व्यवस्था या धार्मिक संस्था की देखरेख में रहता था। मंदिरों की व्यवस्था के लिए गोष्ठियाँ थी, तो विशेष व्यवसायों के लिए इनके पास एक धनराशि रहती थी, जो मंडपिका के करों या अनुदान से बनती थी। नेक्स्ट है पंचकुला। पंचकुल। पंचकुल एक स्थानीय संस्था होती थी, जिन्हें अर्ध सामाजिक और अर्ध न्यायिक और अर्ध राजनीतिक कहा जाता था। पंचकुलों का प्रमुख कार्य भूमि से संबंधित था, जिसमें भूमि का बदला, उसका नाम, उपज की व्यवस्था करना आदि था। सरकार द्वारा जो भी आदेश भूमि संबंधी होते थे, उनका परिपालन पंचकुल के द्वारा करवाया जाता था। इस संस्था द्वारा कर विक्रय कर लगाए जाते थे। नेक्स्ट है पंचायत। पंचायत की ये परंपरा पंचायत, चौतरा, भोर, चोर, हताई आदि संस्थाओं में देखी जा सकती है। गांवों की पंचायतें अपने अपने सीमाओं में होने वाले भूमि संबंधी झगड़े तथा खेती की सरहद के फैसले करती थी। जन्म मृत्यु की गणना का ब्यौरा भी रखा जाने लगा। नेक्स्ट न्याय व्यवस्था। खालसा क्षेत्र में न्याय का कार्य हाकिम के द्वारा किया जाता था। जागीर में जागीरदार न्यायाधिकारी होता था। जाति पंचायतें भी होती थी। छोटी चोरियों और सामाजिक अपराध संबंधी झगड़े जाति पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा सुलझा लिया करते थे। वहाँ नहीं सुलझने पर हाकिम और जागीरदार के न्यायालय में जाते थे। भूमि विवाद संबंधी झगड़े भी आवश्यकता पड़ने पर हाकिम और जागीरदार के न्यायालय में जाते थे। बड़े अपराध एवं मृत्युदंड संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय राजा का होता था और न्याय का आधार परंपरागत सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था थी। एक ही अपराध के लिए दंड के देते समय दोनों अपराधों और जिसके विरुद्ध अपराध किया गया कि सामाजिक स्थिति देखकर ही दंड दिया जाता था।
न्याय व्यवस्था के अनुसार सामंत की शरणागत का अधिकार था। यदि कोई सामंत की श्रेणी में चला जाए तो उसकी सेवा करना सामंत की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। कई बार अपराधी भी सामंत की शरण में चले जाते हैं, जिनका समाज और नेताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। मध्यकालीन न्याय व्यवस्था की मुख्य विशेषता न्याय का प्राप्त होना, न्याय का सस्ता होना और शीघ्र होना था। उस समय दंड विधान भी कठोर नहीं थे। जातीय पंचायत सामाजिक संस्था के रूप में हमें जातीय पंचायतें प्रत्येक जाति, कस्बे तथा नगरों में मिलती है। जितनी जातियां एक स्थान पर होती थी, उतनी ही पंचायतें वहाँ होती थी। आज भी इनका कहीं वही स्वरूप दिखाई देता है, परंतु उसका यह मध्ययुगीन प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ये पंचायतें विवाह संबंधी झगड़ों, व्यभिचार के आरोपों, कुटुंब की कटुताओं तथा जाति के सदस्यों की अशिष्टता संबंधी कार्यों की जांच किया करते थे और इस संबंध में दंड तजवीज़ किया करते थे। दंड अपराधी को मान्य होता था और उसका फैसला सरकार भी मानती थी। मध्यकालीन अपराध और दंड। वर्तकथा कोश ने इस काल के अपराधों और दंड नीति का भी उल्लेख करते हुए बताया कि साधारण से साधारण अपराधों के लिए कठोर दंड देने की प्रथा थी। प्रथम सोपान तो छोटी अदालतों का था, जहाँ राज्य के अधिकारी, जिन्हें तलारक्ष, दंडपाशिक, अंगरक्षक आदि कहते थे, मामले की जांच पड़ताल करते थे। सामाजिक धर्माधिकारी के समकक्ष दोषों की विवेचना करता था। न्याय का अंतिम सोपान स्वयं शासक होता था। न्याय के मामलों को निरंकुशता से नहीं निपटाया जा सकता था। छोटे मोटे मामले गांव के पंचकुल या नगर के मात्र सुलझा देते थे। मध्ययुगीन राजस्थान में न्याय व्यवस्था का प्राचीन भारतीय स्वरूप था, जिसे मुगलों के संपर्क में परिमार्जित कर दिया जाता था। परगनों में हाकिम न्याय संबंधी निर्णय देते थे। दरोगा अदालत इनके फैसलों को विले सुनती थी। नेक्स्ट है सैनिक संगठन। मध्यकाल राजस्थान की एक सैन्य व्यवस्था पर मुगल सैन्य व्यवस्था का प्रभाव। दृष्टिकोण। सेना मुख्यतः दो भागों में बटी होती थी। एक राजा की सेना जो अहिदी कहलाती थी, तथा दो सामंतों की सेना जो जुन्नोदार कहलाती थी। अहिदी सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन आदि कार्य दीवान मीर बख्शी के अधीन होता था। दाखिली सैनिकों की भर्ती यद्यपि राजा की ओर से होती थी, किंतु उनको सामंतों की कमान व सेवा में रख दिया जाता था। इन्हें वेतन सामंतों की ओर से दिया जाता था, जिसे जमीयत के लिए कार्य संबंधित करते थे। खेत में सेना में भी अफगानों, रोहिलों, मराठों, सिंधियों, अहमद नगरियों आदि को स्थान दिया जाने लगा, जिन्हें परदेसी कहा जाता था। घोड़ों को दागने की प्रथा चल पड़ी थी। जिनके पास बंदूक होती थी वे बंदूकची कहलाते थे। सेना के मुख्य रूप से दो भागों में होते थे, पैदल और सवार। प्यादे पैदल सैनिक, ये राजपूतों की एक सेना सबसे बड़ी शाखा थी। राजपूतों की पैदल सेना में दो प्रकार के सैनिक थे। एक असमा सैनिक जो तीर, कमान, भाला, तलवार, कटार आदि का प्रयोग करते थे। दूसरे सरहदी सैनिक होते थे। ये बेकार यानी बेरोजगार लोगों के लिए जाते थे। ये स्थायी होते थे और मालगुजारी वसूल करने में मदद करते थे। जयपुर रियासत में इस कार्य के लिए दादूपंथी नागा साधुओं की भर्ती किया जाता था, जिनका आतंक पूरे
राज्य की रियासतों पर छाया देता था। नेक्स्ट है सुधार। इसमें घुड़सवार एवं सूरत सवार ऊंट सम्मिलित थे, जो राजपूत सेना के प्राण मानी जाती थी। घुड़सवारों में दो प्रकार के घुड़सवार होते थे, एक बारगीर। इन सैनिकों का सारा साजो सामान राज्य की ओर से दिया जाता था। सीलेदार इन्हें घोड़े, अस्त्र शस्त्र तथा अन्य साजो सामान की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। इसे केवल युद्ध के अवसर पर ही भर्ती किया जाता था। इनका वेतन बारगीर से अधिक होता था। घोड़ों की संख्या के आधार पर घुड़सवारों की निम्नलिखित श्रेणियां थी। पहली श्रेणी थी निम्न अस्पा। 2 घुड़सवारों के पास एक घोड़ा होता था। दूसरा था यक अस्पा, वे घुड़सवार जिसके पास एक घोड़ा था। तीसरा था दो अस्पा, वे घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े थे। और सिंह अस्पा, वे घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे। घुड़सवारों का वेतन घोड़ों की नस्ल को ध्यान में रखकर दिया जाता था। सर्वाधिक वेतन कालडा सवार 20 रुपये मासिक का मिलता था। तत्पश्चात ताजी सवार 16 रुपये मासिक, रस्सी सवार 14 रुपये मासिक, पड्डीर सवार 13 रुपये मासिक था। जंगली सवारों को सबसे कम वेतन अर्थात 10 रुपये मालिक मिलता था। तोपखाना लगभग सभी रियासतों का अलग अलग तोपखाना था। यह मुगली प्रभाव का सीधा परिणाम था। उस समय के तोपखाने को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जिनसी और दूसरा दस्ती। जिनसी भारी तोपें होती थी जिन्हें रामचंगी कहते थे, जो 10 से 12 शेर तक गोला फेंक सकती थी और जिन्हें कई बेल खींचते थे। दस्तरी हल्की तोपें होती थी जो विभिन्न नामों से जानी जाती थी। इनमें मुख्य थी नरनाल, यानी लोगों की पीठ पर जाया करने वाला हल्का होती थी, और जो विभिन्न नामों से जानी थी। इनकी मुख्य थी नरनाल, लोगों की पीठ पर जाया करने वाला इलाका। तोपखाना शत्रुनाल, ऊँट पर ले जाने वाली छोटी तोपें जो ऊँट को बैठ कर चलाई गई थी। गजराज पर हथनाल, हाथी की पीठ पर लाद कर ले जाने वाला तोपखाना था। समकालीन कागजातों में रेहकला का उल्लेख मिलता है, जो पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोप होती थी जिन्हें बैल खींचते थे। तोपखाने के अधिकारी एवं बक्सी तोपखाना, दरोगा तोपखाना और मुशर्रफ तोपखाना में उल्लेख मिलते हैं। तोपचियों को गोलंदाज कहा जाता था। सैन्य विभाग को सिलेखाना कहा जाता था। सिलेखाना शब्द हथियार के डिब्बों के लिए ही प्रयुक्त किया गया था। पाटन, मेड़ता, वेशभूषा। पाटन, मेड़ता, फतेहपुर, मालपुरा आदि स्थानों पर लड़े जाने वाले युद्धों में पराजित होने के कारण भी प्रयुक्त होता था। पटेल, पाटन, मेड़ता, फतेहपुर, मालपुरा आदि स्थानों पर कुछ लड़े गए युद्धों में पराजित होने के कारण राजपूत शासक ये अनुभव करने लगे कि यूरोपीय ढंग से शिक्षित सैनिक टुकड़ियों पर विजय प्राप्त करना के कारण राजपूत शासक ये अनुभव करने लगे कि यूरोपीय ढंग से शिक्षित सैनिक टुकड़ियों पर विजय प्राप्त करना उनके सामर्थ्य के बाहर है। कतिपय शासकों ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से शिक्षित सैनिक टुकड़ियों पर विजय प्राप्त करने के कारण राजपूत शासक ये अनुभव करने लगे कि यूरोपीय ढंग से शिक्षित टुकड़ियों पर विजय प्राप्त करना उनके सामर्थ्य से बाहर है। कतिपय शासकों ने अपनी
सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने का प्रयास किया। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक फ्रेंच सेना नायक देबोवाय और जर्मन सेनापति समरू की जयपुर के महाराजा समरू की सेवाएं प्राप्त की थी। जाट राजा जवाहर सिंह ने रेल मादे और समरू की सैनिक टुकड़ियों की अपनी फौज का संघ बनाया गया था। कोटा के फौजदार जालिम सिंह ने इसका जॉन बैप्टिस्ट डुडोनिक प्लूटनेट और प्लूमियन और यूरोपियन सेनापति से व्यक्तिगत सम्मत था। कोटा राज्य की सीमा को आधुनिक ढंग से संगठित करने हेतु महत्वपूर्ण सुधार किए गए। घुड़सवार के निरीक्षण के लिए घोड़े सहित सभी घुड़सवारों को दीवान अर्ज में लाया जाता था, जहाँ अमीन, दरोगा, व्यापारी, तकाबी व मुशर्रिफ नक्शी द्वारा हुलिया रखने, दागने व निरीक्षण में उसकी सहायता करते थे। तनख्वाह जागीर व नकदी जागीर के घोड़े भी दागे जाते थे। हस्ती सेना में हाथियों का प्रयोग प्राचीन काल से ही भारत की विशेषता रहा है, लेकिन राजपूत काल में इसके प्रबंध के लिए एक अलग विभाग को संगठित किया गया, जिसे पील खाना कहा जाता था। हाथी की चलने वाली महावात कहा जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप व अकबर की सेनाओं में हथियारों का हाथियों की लड़ाई बड़ी घमासान हुई थी। इस युद्ध में मानसिंह के हाथी मर्दाना ने हाहाकार मचा दिया था। साथ ही राणा के हाथी लूणान व राम प्रसाद एवं मुगलों के हाथी गज मुक्त व गजराज ने भी हाथी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार हमने मध्यकालीन प्रशासन यानी राजपूत प्रशासन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।